कि क्या क्या होता है। देखिए, जब हम ऑफिस में कभी भी कोई काम करते हैं, तो ऑफिस में काम करते समय बहुत सारे टास्क हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ लोग ऑफिस में सिर्फ लिखने का काम करते हैं, जैसे उन्हें एक पेज का डेटा लिखना है या इस तरीके की चीजें लिखनी है। चलिए, और लोग भी आ रहे हैं क्लास में भी। रघुवेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम। यस मैम। अच्छा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये आप लोगों का कैलसी स्टार्ट हो गया था ना? मैम हाँ, ये एम एस एक्सेल है मैम। आप लोगों का एमएस एक्सेल चल रहा है? यस मैम। कैल बस सेक्शन के। हाँ, दोनों चीजें सर सेल साथ में बता डिफॉल्ट। रहे होंगे ना, कैलसी भी बता रहे होंगे और एक्सेल भी बता रहे होंगे। यस मैम। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, देखिए सर ने जो बताया, मुझे तो पता नहीं अभी क्या बताया है। तो एक बार हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू एक्सेल का दे देते हैं आज, और अगली क्लास में कैलसी का ब्रीफ ओवरव्यू दे देंगे और वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों की जो क्लास है वो रोज चलेगी, हफ्ते में 6 दिन। मैम सॉरी है। क्या हो रहा है? पूरे 6 डेज आपकी क्लास चलेगी। एक दिन हम लेंगे, एक दिन सर लेंगे। कल सर आपकी क्लास लेंगे जिसमें फंडामेंटल कुछ भी चीजें से कोई और टॉपिक पढ़ाएंगे सर आपको। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास का लिंक रेगुलर मिलेगा इसी टाइम पर। डेली आपका क्लास का लिंक आएगा, आप लोग लिंक को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक। चलिए, तो हम बता रहे थे अभी हम। मैम मैम की हाँ, आप आवाज दिख रही है? आप दिख रही है? यस मैम। यस। अब आवाज भी आ गई है और दिख भी रही है ना स्क्रीन? चलिए, वो एक आध बार तो यस नेट मैम। कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है। चलिए, तो ऑफिस में एक काम कैलकुलेशन का भी होता है। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे लोग कैलकुलेशंस पे ही बेस्ड होते हैं, उनका जो मैक्सिमम टास्क होता है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। जैसे अगर कोई स्कूल टीचर है, तो वो अपने बच्चों को जब पढ़ाता है तो उनके टेस्ट लेता है, तो उनके मार्क्स वगैरह का टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सारी चीजें करनी होती हैं। या अगर मान लीजिए कोई अकाउंटिंग कर रहा है और अकाउंटिंग का कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा है, तो उसे अकाउंटिंग में बहुत सारी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। ऑफिस में लोगों की सैलरी बनती है, उस समय पर भी बहुत सारी कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, उन्होंने एक अलग से सेपरेट पैकेज ही बना के दे दिया, एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही बना दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल, देखिए ये जो शब्द है एक्सेल, ये इस एक्सेल जो है ये हमें शॉर्ट फॉर्म है एक्सेलेंट की। एक्सेल बोलते ही इसलिए इसको है, इसका नाम ही एक्सेल इसलिए क्योंकि इसे एक एक्सेलेंट सॉफ्टवेयर माना जाता है। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सब में भी यदि आप कंपेयर करें तो एक्सेल जो है वो एक्सेलेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सेलेंट इस मायने में है क्योंकि वो इस तरह की आपको फैसिलिटीज देता है जो आपने शायद इमेजिन भी ना की हो, जिस जो आपको जरूरत भी नहीं लगेगी उससे रिलेटेड भी ये आपको फैसिलिटीज देता है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज देने वाला ये सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में हम जो भी फाइल्स बनाते हैं, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो फाइल्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वर्कबुक। ठीक है। और वर्कबुक के अंदर होते क्या है? जैसे फाइल हम लोग वर्ड में बनाते थे, तो वर्ड में आप फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट कहलाता है। डॉक्यूमेंट में होते हैं पेजेस। एक्सेल की फाइलें वर्कबुक कहलाती हैं, और वर्कबुक के अंदर होती हैं वर्कशीट्स। वर्कशीट्स कहलाती हैं। एक फाइल में आपको वर्कशीट्स मिलती जाती हैं, आप जितनी चाहें उतनी वर्कशीट दी। नई इंसर्ट कर सकते हैं। और वर्कशीट होती क्या है? वर्कशीट रो और कॉलम से बनी हुई एक टेबल होती है, जैसे ये आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है, इस तरह से, है ना? यहाँ पर जो है, आप जब फाइल को सेव करते हैं तो एक्सेल में जो फाइल सेव होती है डॉट एक्स एल एस एक्स एक्सटेंशन से सेव होती है। मान लीजिए फाइल का नाम आप नाइटेक भी रखते हैं, तो फाइल का नाम तो नाइटेक रहेगा, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट एक्स एल एस एक्स होगा उसका एक्सटेंशन। ऐसा पहले से डिसाइडेड है। ठीक है। अब अगर एक्सेल की विंडो को आप देखें, तो इसकी विंडो में सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई दे रही है, फिर ये आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? जिस टैब पर क्लिक करते हैं उसकी कमांड यहाँ रिबन में दिखाई दे रही है। ये चौड़ी सी बार क्या कहलाती है? ये रिबन कहलाता है। रिबन के अंदर अलग अलग सेक्शन बने हैं जिन्हें आप ग्रुप कहते हैं। ये जैसे देखिए, एक ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, क्लिपबोर्ड ग्रुप है। दूसरे ग्रुप का नाम है फॉन्ट ग्रुप, तीसरे ग्रुप का नाम है अलाइनमेंट ग्रुप, चौथे का नाम है नंबर ग्रुप। हर ग्रुप में अपने पर्टिकुलर एक ऑप्शंस के कंटेंट होते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जिसमें कि जैसे क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिल रहे हैं,
यहाँ अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब जैसा ग्रुप उसी से संबंधित ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल अलग सी बार यहाँ दिखाई देती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेल में मिलेगी, ना कभी वर्ड में मिलेगी, ना पावर पॉइंट में मिलेगी, या किसी और पैकेज में आपको नहीं मिलेगी। ये एक बार मिलती है जिसमें आपको दो हिस्सों में बटी हुई है। जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, जिसे आप पतला हिस्सा कह रहे हैं, छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम कहते हैं नेम बॉक्स। जबकि जो राइट वाला पोर्शन है, जो चौड़ा सा बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है फॉर्मूला बार। ये हिस्सा हमारा कहलाता है नेम बॉक्स और ये हिस्सा कहलाता है फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स की क्या खासियत होती है? नेम बॉक्स की बहुत सारी खासियतें हैं। जैसे सबसे पहले क्या खासियत है उसकी? सबसे पहली खासियत ये है कि नेम बॉक्स डिस्प्लेज द नेम ऑफ एक्टिव सेल। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में पेजेस नहीं होते वर्ड की तरह। एक्सेल में क्या होती है? टेबल होती है जो रो कॉलम में बटी है और उसमें छोटे, सबसे छोटे हिस्से को सेल कहा जाता है। जैसे ये सेल है जो सबसे छोटी यूनिट होती है, तो एक बार में हम एक सेल में काम कर रहे होते हैं। तो अब आप जब सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि उस जिस सेल में आप काम कर रहे हैं वो कौन सी सेल है ना, एक्टिव सेल का नाम क्या है। एक्सेल में सेल को उसके एड्रेस से पहचाना जाता है, तो उसका नाम या उसका एड्रेस दो चीजों को मिला के बनता है। जिस भी सेल में आप होते हैं उसका नाम पहले उस नाम में लिया जाता है कॉलम का नाम। जैसे यहाँ पे कॉलम का नाम क्या देख रहे हैं? बी, और रो का नंबर क्या है? 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेल का एड्रेस क्या है तो आप क्या बताएंगे? इसका एड्रेस है B7। ऐसे जब भी कोई सेल सिलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका कॉलम नेम और रो नंबर क्या है, उन दोनों को मिला के सेल का एड्रेस बना देते हैं, जैसे E11। लेकिन अगर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। सेल को सिलेक्ट करते ही नाम सेल का यहाँ पर दिख रहा होता है। ये देखिए, अभी कौन सी सेल में हैं हम? बताइए। H7। H7 में। अभी किस में है? H7 अभी है CB C। नहीं, क्या है C8। हाँ, है ना। H8 तो जिस भी सेल में हम होते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर दिखता है। तो नेम बॉक्स का सबसे पहला काम ही यही है कि ये आपको सबसे पहले क्या दिखाता है कि एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। सबसे पहली चीज तो ये यही करता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा इसका काम होता है कि ये डिस्प्ले करता है displays the name of active cell of selected range। यानी अगर आपने एक से ज्यादा सेल्स भी सिलेक्ट की हुई हैं तो भी ये आपको सिलेक्टेड जो भी रेंज, मतलब पूरी रेंज का जो सबसे एक्टिव सेल है जिसमें आप लिखेंगे उसी का नाम ही आपको डिस्प्ले करके दिखाता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए, अभी हमने ये सेल सिलेक्ट करी तो वो दिखा रहा है कि D6 है। लेकिन अगर हम D6 से आगे तक सिलेक्शन लेकर के जाएं, जैसे हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया, तो जब तक हम माउस का बटन नहीं छोड़ते हैं तब तक तो वो डायमेंशन दिखाता है। क्या लिखा हुआ देख रहे हैं वहां पे आप? लिखा हुआ है 12R बाई इंटू 1C। R का मतलब है रो और C का मतलब है कॉलम। तो वो बता रहा है कि आपने 12 रो सिलेक्ट की हुई है और 1 कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही देखिए बढ़ा रहे हैं, कॉलम की संख्या बढ़ती जा रही है। 10 कॉलम हो गया, 11 कॉलम हो गया, है ना। ऐसे ही रो की संख्या बढ़ जा रही है। तो जब भी कोई एरिया हम सिलेक्ट करते हैं और जब तक हम माउस का बटन नहीं ड्रॉप कर रहे हैं तब तक तो वो वहां डायमेंशन दिखाता है। लेकिन अगर हम बटन छोड़ देते हैं, एरिया सिलेक्ट करके माउस का बटन ड्रॉप कर देते हैं, तो वो आपको उस सेल का एड्रेस दिखाता है जिस सेल में आपका काम शुरू होगा। जैसे अभी आप सीधे लिखना शुरू कर दें तो कौन सी सेल में लिखना शुरू किया जाएगा? D6 से आपकी राइटिंग शुरू होगी। देखिए, सिलेक्शन जरूर यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन एक्टिव सेल कौन सी है? D6 है। देखिए, हम माउस को छोड़ दिया हमने और अब हम कीबोर्ड से लिखना शुरू करेंगे तो ये देखिए सीधे आप D6 में लिख रहे हैं, है ना। तो ये एडवांटेज होता है दूसरा। और तीसरा इसका काम ये होता है कि इसी जगह से आप अपनी रेंज को नाम भी दे सकते हैं। हेल्प्स, तीसरा काम है इसका, हेल्प्स टू नेम अ रेंज। रेंज को नाम देने में भी यही हिस्सा, यही पोर्शन आपको हेल्प करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें रेंज को नाम देना ही क्यों है? क्यों किसी रेंज को हम नाम देते हैं? ऐसा तब होता है
जब आप एक शीट में बहुत सारी जगह पर काम कर रहे हैं और आपको बार बार एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है। आपको ये बात सर ने भी बहुत अच्छे से बताई होगी कि एक्सेल को, जैसे अभी आप में से ही किसी ने एक वर्ड बोला था कि स्प्रेडशीट बताई जा रही है, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, कोई बता सकता है स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता है? मैम देखिए, किसी पे हम काम करते हैं उसको कहते हैं स्प्रेडशीट। नहीं तो उसको स्प्रेडशीट ही क्यों कहते हैं? स्प्रेडशीट नाम क्यों दिया गया? नो आइडिया मैम। देखिए, एक्सेल में काम करना मतलब पहले तो इतनी अनगिनत सुविधाएं मिलना है, मगर उन्हीं अनगिनत सुविधाओं में से बहुत बेसिक फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी ये है कि एक्सेल बहुत बड़ा एरिया आपको काम करने के लिए देता है। आपको भी ये बात सर ने भी बताई होगी कि एक्सेल की एक शीट जो होती है, ये वर्कशीट है, इसे ही आप स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इसमें कितने सारे रो कॉलम होते हैं? पहले कॉलम का नाम क्या है? ए। और लास्ट कॉलम का नाम क्या है, कुछ आइडिया है किसी को? लास्ट, हाँ बताइए, कितना होता है? AMG1। नहीं, लास्ट कॉलम का नाम है एक्स एफ डी। ये देखिए, देख पा रहे हैं? ये एक्स एफ यस डी मैम यस। है ना, ये एक्स एफ डी। तो ए से लेकर के एक्स एफ डी तक कितने कॉलम होते हैं? अगर आप ऐसे गिनने बैठ जाएं तो आपको भी बहुत तो समय नहीं गिन लगने वाला पाएंगे। है। हाँ, काफी टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली है कितने? 16,384 कॉलम्स हैं ऐसे। ए से जेड तक तो ये हो गया, और जेड के बाद फिर शुरू हो जाता है ए बी ए सी ए डी। तो मतलब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि 16,000 से भी ज्यादा कॉलम मिल रहे हैं, और ये तो सिर्फ कॉलम मिल रहे हैं। अगर रो की बात कर दी जाए तो रो जो पहली रो का नाम नंबर क्या है? 1। और आइडिया है कुछ लास्ट रो क्या होगी, कितनी रो का शीट होगी, ये टेबल कितनी रो की होगी? नहीं मैम। नहीं है। तो लास्ट रो जो होती है दैट इज 10,48,576। और हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये है लास्ट रो, 10,48,576। एक टेबल, 16,000 से ज्यादा कॉलम और 10 लाख से ज्यादा रो होती हैं। तो अगर आपको एक टेबल में मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल जाए, हम तो कहते हैं मान लीजिए इंडियन रेलवेज का पूरा डेटा अगर आप एक टेबल पे बनाने लग जाएं, तो एक इंडियन रेलवे का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वही है जहां सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। तो उसमें भी 10 लाख से ज्यादा लोग काम नहीं करते होंगे। तो अगर चाहें, अगर आपसे कह दिया जाए भाई एक टेबल बनाना, और उसमें लोगों के जितने भी लोग स्टाफ में हैं उनका नाम और उनका मोबाइल और उनका आधार नंबर स्टोर करना है, तो आपको एक टेबल में ही आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको दूसरी टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी यही काम आप एमएस वर्ड में करने चले, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम क्यों करेंगे एक्सेल में ये काम, हम वर्ड में टेबल इंसर्ट करके कर लेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि वर्ड में आपको टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी, बनी बनाई नहीं मिलती है। दूसरी बात ये है कि उसमें उतना काम करने के लिए इतने ज्यादा पेजेस लगेंगे, और एक्सेल में वही काम कम पेजेस में हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल की जो शीट होती है उसका लेआउट कुछ ऐसा होता है कि वो कम स्पेस में काम करता है, और वर्ड में जो है वो ज्यादा पेजेस लगते हैं। तो इसलिए, और एक्सेल में तब भी आपको एक टेबल में ही ये काम हो जाएगा, जो टेबल मिल रही है उसी में काम हो जाएगा, कुछ नए आपको रो कॉलम इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए, क्योंकि एक्सेल की एक शीट इतनी बड़ी होती है कि आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, इसलिए ही इस शीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है, और इसीलिए एक्सेल को स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से भी जानते हैं। तो यही चीज जो है, अब यहाँ पर ये तो आपको एक शीट में मिल रहा है, ऐसे ऐसे अगर आपको नई शीट चाहिए तो आप नई शीट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जैसे आप यहाँ पर रेंज को नाम भी देते हैं, अब इतनी बड़ी शीट है तो एक बार में पूरी शीट तो हम स्क्रीन पे देख नहीं सकते, आप जब भी चाहेंगे जरूरत पड़ने पर इधर से उधर स्क्रॉल करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि शीट का एक हिस्सा आप लिमिटेड एरिया ही देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कहीं पर इसी शीट में कुछ डेटा बनाया, सपोज आपने यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखे, हम कुछ नाम लिख देते हैं। ये हमने 5 नाम लिखे, और मान लीजिए यहाँ पर हमने उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर फीड कर दी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि काम तो कर लिया लेकिन दिख नहीं रहा वो डेटा कहाँ गया,
क्योंकि शीट तो इतनी बड़ी है, तो ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा। और ये तो एक ही शीट की बात हो रही है। अभी मान लीजिए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बहुत सी ऐसी शीट बना रखी थी जहां पे काम कर रखा था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा में बार बार उधर जाना भी पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमें याद तो हम नहीं रख सकते हर समय कि कहाँ पे कौन सा डेटा सेव किया है, तो उस डेटा को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो जब भी कभी हम ऐसा काम कर रहे हैं और हमें अनुमान है कि हमें डेटा को ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है, तो बजाय इसके कि हम डेटा को ढूंढें और अपना टाइम वेस्ट करें, हम क्या करते हैं, उस डेटा को एक नाम दे देते हैं। कैसे देते हैं? हमने इसे सिलेक्ट किया, पूरा एरिया, एक्स्ट्रा हमने ना तो कोई रो ली है ना एक्स्ट्रा कॉलम लिया है, केवल उतने ही एरिया को सिलेक्ट किया जितने में हमारा काम हुआ है। और सिलेक्ट करने के बाद नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे ऐसे, और नेम बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना था सैलरी, तो हमने सैलरी लिखा और एंटर की प्रेस कर दी। अब क्या है, अब आपको क्या फायदा मिलेगा? अब आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, अगर आपसे कह दिया जाए जरा सैलरी वाला डेटा दिखाइए, अब अगर आपको नाम देने का अंदाजा नहीं था तब तो आप ढूंढते रहिए, और बॉस के सामने बैठे हैं तो डांट खाइए कि कहाँ डाल रखा है, दिख ही नहीं रहा है, इतनी देर से ढूंढे जा रहे हैं आप। लेकिन क्योंकि आपने तो नाम दे दिया, तो अब आप कहीं भी बैठे हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे कहा गया बेसिक सैलरी का डेटा दिखाइए, आपको कहीं शीट में इधर उधर नहीं जाना है। आप नेम बॉक्स में ही ये जो ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सैलरी, आपको वही नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको तुरंत वहां ले जाएगा। तो ये आपने किस हिस्से के, किसकी मदद से किया? इस नेम बॉक्स की मदद से ही किया। तो इसी का एडवांटेज मिलता है। और ये सेम शीट में या मल्टीपल शीट्स में भी अगर डेटा फीड कर रखा हो तो एक शीट से दूसरी शीट में भी आप ऐसे ही जा सकते थे, आपको कोई टाइम नहीं लगता। तो ये हमने आपको बताया कि नेम बॉक्स का ये काम होता है। 3 काम होते हैं नेम बॉक्स के। और जैसे हमने आपको बताया कि फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार के क्या काम होते हैं? फॉर्मूला बार के भी अपने काम होते हैं। जैसे सबसे पहला काम तो इसका क्या है, इसका नाम ही फॉर्मूला बार इसलिए क्यों, क्योंकि ये डिस्प्ले करता है, डिस्प्लेज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव सेल। मतलब अगर किसी सेल में, वैसे तो एक्चुअली फॉर्मूला नहीं, पहले तो पहला काम तो इसका ये होता है कि ये कंटेंट्स, किसी सेल में अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो ये उस सेल के कंटेंट्स आपको दिखाता है। ये देखिए फॉर्मूला बार आप देख पा रहे हो ऊपर, यहाँ पर ये है आपकी। अब अगर हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो फॉर्मूला बार में भी आपको दिखाई दे रहा है। पहला काम तो फॉर्मूला बार का यही होता है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है डिस्प्लेस द फॉर्मूला और फंक्शन ऑफ एक्टिव सेल। जिस सेल में, अब एक्सेल का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू लिखी और हमने इनको जोड़ा। अभी कैसे जोड़ा ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है? यहाँ पर वैल्यू को जोड़ने के बाद कितना आउटपुट मिला हमें? 52। तो अभी तो यहाँ पे तो देखिए, हम अगर देखें तो 52 लिखा हुआ है, लेकिन ये 52 कैसे मिला? जोड़ के मिला, घटा के मिला, या कौन सा फंक्शन यूज करके मिला? वो देखिए फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे दिखाता है। इसलिए ही इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, क्योंकि किसी सेल में अगर आपने कैलकुलेशन की है तो यहाँ तो आपको रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको उसका फंक्शन या फॉर्मूला दिखाई देता है। तीसरा काम क्या होता है फॉर्मूला बार का? तीसरा काम होता है helps to edit directly in active cell। किसी भी सेल को डायरेक्टली एडिट करने के लिए आप फॉर्मूला बार की मदद ले सकते हैं। सेल में एडिटिंग इतना आसान नहीं होता एक्सेल में, वर्ड की तरह यहाँ पेज तो होता नहीं कि कर्सर वहां रखा और क्लिक कर काम कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने किसी सेल में कुछ लिखा, सपोज हमने यहाँ पर लिखना था नाइटेक, तो हमने लिख दिया नाइटेक, लेकिन जैसे ही नाइटेक लिख करके हमने एंटर किया तो हमसे कहा गया कि अरे नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन पूरा लिखिए। अब पूरा लिखिए तो अगर वर्ड वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, नाइटेक लिख दिया, स्पेस देंगे, उसके आगे कंप्यूटर एजुकेशन लिख देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल में गड़बड़ हो गई कि जब हमने स्पेस देके कंप्यूटर एजुकेशन लिखा तो देखिए नाइटेक मिट गया और कंप्यूटर एजुकेशन रह गया। क्योंकि एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में अगर आपने किसी सेल के अंदर कुछ लिख दिया है तो उस पर अगर आप दोबारा कुछ लिखते हैं तो पुराना मिट जाता है और उसके बदले में नया आ जाता है।
पुराना मिटा के लिख के, मतलब मिटा के नया लिखना था तब तो ठीक है, लेकिन हम पुराना भी साथ में लेना चाहते थे, यानी हम सेल में एडिटिंग करना चाहते हैं, तब ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जैसे ही लिखा था नाइटेक, और अब हमें इसके बाद लिखना था कंप्यूटर एजुकेशन, लेकिन हम गलती से एंटर कर गए, तो सेल को दोबारा सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला बार पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, पॉइंटर लाएंगे और क्लिक करेंगे। अब कर्सर देखिए वहां दिख रहा है, उसके आगे स्पेस दे करके आप आगे का डेटा टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको पूरा का पूरा डेटा दिखाई देगा। तो ये जो है फॉर्मूला बार का काम होता है, इस तरह से फॉर्मूला बार आपको हेल्प करता है। उसके बाद में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरी शीट दिखाई दे रही है, हम एक ब्लैंक शीट ले रहे हैं, पूरी शीट दिख रही है जिसमें हर कॉलम का नाम ABCDEFG दिख रहा है, हर रो का नंबर दिख रहा है, और आप इस तरह से पूरी शीट देखते हैं। नीचे आपको यहाँ पर जितनी शीट्स आप इंसर्ट करते जाते हैं उतनी शीट के टैब्स दिखते रहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं शीट टैब। शीट 1 है, शीट 2 है, नई शीट लेनी है, फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए तो नई शीट आ जाएगी, फिर क्लिक कर दीजिए तो फिर नई शीट आ जाएगी। ऐसे नई नई शीट्स यहाँ आती रहती हैं इस बटन पर क्लिक करके। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, हम आपको नोट करा रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। अगर आपको नई शीट इंसर्ट करनी है, इंसर्ट न्यू वर्कशीट, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप करते हैं प्रेस, एक शॉर्टकट कॉम्बिनेशन है, प्रेस शिफ्ट प्लस F12। जैसे ही शिफ्ट के साथ में आप F12 प्रेस करेंगे तो एक नई वर्कशीट जो है, सॉरी, तो आपको जो है यहाँ पर गलती से, सॉरी F12 नहीं F11, आई एम सॉरी। जैसे ही शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करेंगे तो देखिए हम प्रेस करके दिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नई वर्कशीट आ गई। नीचे ध्यान दीजिएगा, देखिए शीट 6 आ गई, फिर शिफ्ट F11 कर रहे हैं तो शीट 7, फिर शिफ्ट F11 कर रहे हैं, तो ऐसे करके आप नई वर्कशीट्स को इंसर्ट करने के लिए इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आपको इतनी सारी वर्कशीट्स मिलती हैं तो एक शीट से दूसरी शीट में भी जाना पड़ता है। तो अगर आपको अगली वर्कशीट में जाना है, गो टू नेक्स्ट वर्कशीट, तो नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए वैसे तो आपके पास माउस है, आप क्लिक करेंगे अगली वर्कशीट में चले जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे पिछली में चले जाएंगे। लेकिन अगर यही काम आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तब आपको प्रेस करना है एक शॉर्टकट, दैट इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये एक की होती है पेज डाउन कीबोर्ड में आपके, तो कंट्रोल पेज डाउन आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन से अगली वर्कशीट में आएंगे, और जब भी आपको प्रीवियस वर्कशीट पे जाना है तो आपको शॉर्टकट प्रेस करना है, गो टू प्रीवियस वर्कशीट। तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप। तो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन कॉम्बिनेशन का यूज करके आप नेक्स्ट या प्रीवियस वर्कशीट में जा सकते हैं, आपको माउस से क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से तरीके से अगर आप एक वर्कशीट में हैं और आपको सिलेक्ट करनी है पूरी की पूरी एक रो, तो पूरी रो मतलब जैसे मान लीजिए हमें रो नंबर 17 सिलेक्ट करनी है, तो पूरी रो सिलेक्ट करने के लिए ये तो ड्रैगिंग का तो टाइम मतलब बहुत ही ज्यादा लगेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना है। पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर को या तो उस रो नंबर पे रखें जिसे सिलेक्ट करना है, जैसे 17 को सिलेक्ट करना है तो पॉइंटर यहाँ रखेंगे और क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करते ही पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। अगर ऐसे ही कॉलम सिलेक्ट करना होता है तो कॉलम के नाम पर पॉइंटर रखेंगे और क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो पूरी रो सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट एंटायर रो, सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है हमारा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये देखिए 17th रो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है, 17th रो में है, शिफ्ट के साथ हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो देखिए पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। और इसी तरीके से अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं पूरे कॉलम को, सिलेक्ट एंटायर कॉलम, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते ही
जिस कॉलम में आप हैं वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। और इसी तरह से सिलेक्ट करनी है पूरी शीट, सिलेक्ट एंटायर। तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं, या फिर पॉइंटर को यहां रखेंगे, देखिए बीच में, जहां कॉलम की हेडिंग और रो का नंबर दिख रहा है उसके बीच में कॉर्नर में ये बटन बना हुआ है। पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, माउस के पॉइंटर को, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारे शॉर्टकट्स का आप यूज करेंगे और अपना काम कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है इसमें से काफी चीजें कुछ सर ने बताई होंगी आपको। ठीक है। अब दूसरी चीज ये, जैसे हमने अभी आप लोगों ने वर्ड यूज किया स्प्रेडशीट, तो हमने आपको बताया कि भाई हम इस शीट को स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं। तो एक तो नाम इसका स्प्रेडशीट होता है, दूसरा इसको हम स्प्रेडशीट के अलावा एक और नाम से जानते हैं। इसी स्प्रेडशीट को हम इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं। इनफैक्ट इंटरव्यू वगैरह के लिए कहीं अगर आप जाएं और आप कहें कि मुझे एक्सेल में काम करना आता है, तो वो कभी भी एक्सेल या ये तो वर्ड यूज ही नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शीट्स बनाई है आपने, इलेक्ट्रॉनिक शीट पे काम करना आता है। जैसे अभी आपसे कहा कि स्प्रेडशीट, तो वो कहते हैं स्प्रेडशीट्स यूज कर लेते हैं। तो वो यही देखना चाहते हैं कि इन शब्दों से आप परिचित हैं भी या नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक शीट भी अगर कोई शब्द बोल रहा है, इसका मतलब वो एक्सेल की शीट की बात ही कर रहा है और कोई शीट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक शीट भी एक्सेल की स्प्रेडशीट को ही कहा जाता है। स्प्रेडशीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा एरिया मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन शीट्स का नेचर बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब देखिए बड़ा मतलब इसमें इजी काम है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सेल्स में नंबर लिखे और यहाँ पर इन्हें जोड़ा। अभी कैसे जोड़ा वो मान लीजिए हम भूल जाते हैं, अभी तो कैसे जोड़ा वो तो हम आगे सीखेंगे ही। तो जोड़ने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आया, 17। एक बार अगर आपने रिजल्ट यहाँ पर यूज कर लिया, देखिए अब अगर हम जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यदि इनमें हम कोई भी चेंज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ कुछ और लिखा था, अब हमने 56 लिखा, और जैसे ही 56 लिख करके हम एंटर करेंगे तो देखिए 17 की जगह अपने आप रिजल्ट अपडेट हो गए। तो अपने आप कोई जादू से नहीं अपडेट हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक अपडेशन कहलाता है। तो इसीलिए इन शीट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक शीट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद अगर आप वैल्यूज में कोई भी चेंज करते हैं, अपडेशन करते हैं, तो वो अपडेशन इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। क्लियर है आप सबको? यस मैम। ओके। दूसरा रीजन इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट कहने का क्या है, दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए यही डेटा हमने कहा हमने इसे कॉपी किया, सपोज अभी हम ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, ये डेटा हमने कॉपी किया और कहीं भी पेस्ट कर दिया, सपोज यहीं पर पेस्ट कर दिया ऐसे। अब जो डेटा कॉपी होता है वो सोर्स होता है, और जो डेटा पेस्ट हुआ है वो टारगेट या डेस्टिनेशन है। तो कॉपी करके पेस्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल वही कंट्रोल सी से कॉपी करके और कंट्रोल वी से आप पेस्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लीजिए कोई डेटा आपने कॉपी करके पेस्ट किया और आपसे कहा गया अब जो डेटा आपने कॉपी किया था वहां पर जहां 6 लिखा है वो गलत लिखा है, 6 की जगह 66 लिखना था। तो आप जब यहाँ पर 66 कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि इसको जहां पेस्ट किया है वहां भी तो 66 करना है। तो यहाँ तो चलिए हमारे सामने लिखा हुआ है तो हमें दिख रहा है, तो हम इसे 6 की जगह 66 कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको यही नहीं पेस्ट किया, 2 4 6 जगह या 10 जगह और भी पेस्ट किया है, तो हम कहाँ कहाँ याद रखेंगे कि हमने डेटा को कहाँ कहाँ पेस्ट किया था, और बार बार हम उसे चेंज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो जब भी एक्सेल में आप डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो कॉपी तो करते हैं लेकिन नॉर्मली पेस्ट नहीं करते हैं। हम उसे पेस्ट ही इस तरह से करते हैं कि जब भी कभी कॉपी किए हुए डेटा में कोई भी चेंज हम करें, तो जहां जहां डेटा को पेस्ट किया गया है, सेम शीट में या डिफरेंट शीट में, तो वो पेस्ट करने के बाद अपडेशन भी इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाए। कैसे, एक बार फिर से दिखा रहे हैं। इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे। अब मान लीजिए एक कॉपी यहाँ पेस्ट करनी है, तो पेस्ट करने के लिए अब कंट्रोल वी का यूज नहीं करेंगे, बल्कि देखिए पेस्ट के इस बटन पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट लिंक। नीचे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें एक आपको ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट लिंक।
आप इस पर क्लिक करेंगे। अब एक जगह यहाँ पेस्ट कर लिया, एक मान लीजिए हमने यहाँ पेस्ट कर लिया, 2-3 कॉपी बना ली, और एक मान लीजिए यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ये 3 जगह तो हमने पेस्ट लिंक से पेस्ट करा, और एक जगह पर हमने नॉर्मल पेस्ट कर दिया, मतलब वही Ctrl+V वाला पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने कहा जहां पे भी 5 लिखा था, अब ये देखिए हमारा सोर्स था, इसी को कॉपी किया हमने जगह जगह, तो हमने कहा जहां 5 लिखा है वहां पर 500 लिखना है। तो अब देखिए हम इसे 500 करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए जहां नॉर्मल पेस्ट किया था वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जहां पर आपने पेस्ट लिंक किया था वहां सब जगह पर 5 की जगह पर क्या हो गया, 500 हो गया। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक शीट का ही चमत्कार है, इसमें ही ये चीज पॉसिबल है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, आप कहीं भी करें तो ऐसा संभव नहीं होगा, लेकिन एक्सेल में अगर आप पेस्ट लिंक का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो आपके सोर्स का एक लिंक बन जाता है टारगेट के साथ, जहां जहां पेस्ट किया है। तो सोर्स में किया हुआ कोई भी चीज जो चेंज है वो टारगेट में भी इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाता है। तो ये इसका जो है आपको ऑप्शन, मतलब ये इसीलिए इन शीट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक शीट कहते हैं। और इस तरीके के और भी बहुत सारे इसमें फैंसी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप टाइम टू टाइम सीखेंगे और इन पर काम करेंगे। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्लास करते समय आपको कोई भी डाउट होता है आप बीच में भी रोक के पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कॉपी में वो डाउट नोट कर लें, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, और आप अगली क्लास में या लास्ट में आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। डाउट्स को ज्यादा दिमाग में मत रखिएगा, क्लास में आप उन्हें डिस्कस करें, जो हमारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं इसी में डिस्कस कीजिए, ताकि आपके डाउट्स का क्लैरिफिकेशन हैंड टू हैंड आपको मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। यस मैम। सबको आया? रघुवेंद्र के अलावा प्रीति आपको भी समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, तो इतनी चीजें आप प्रैक्टिस करिए। बाकी रघुवेंद्र रेगुलर क्लास होगी, डेली क्लास होगी। एक दिन हम आपकी क्लास लेंगे, एक दिन दूसरे सर आपकी क्लास लेंगे। तो लिंक आप सबको इसी पे भेजा जाएगा, आप लोग ये लिंक प्लीज फॉलो करिएगा और रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड करिएगा। जैसे ही फिर ऑफलाइन सेशन शुरू होंगे तो फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। अभी फिलहाल 15 मई तक तो कोई गुंजाइश नहीं लग रही है, तो आप लोग ये ऑनलाइन सेशन ही अपने सीरियसली अटेंड करिएगा। बाकी इन क्लासेस के वीडियो भी मैम डाल एक दिए। चीज पूछनी। हाँ बताएं। मैम ये सेल डिफॉल्ट रो की हाइट 15 पीटी होती है, मतलब पॉइंट, और सेल डिफॉल्ट कॉलम की हाइट बता दीजिए मैम, मतलब विड्थ, सॉरी। हाँ, कॉलम की देखिए, जब भी कॉलम की आपको डिफॉल्ट विड्थ और हाइट देखनी हो तो आप यहाँ पर देखिए सेल्स के उसमें आप आए, ये जो ग्रुप बना हुआ है, यहाँ फॉर्मेट पे आप जाएं, और यहाँ पर आपको रो हाइट और कॉलम विड्थ दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, कॉलम विड्थ पे जब आप जाएंगे तो वो आपको दिखा रहा है कितनी विड्थ है, 8.43 पॉइंट्स है। तो डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, 8.43 है ना। अगर आप उसको विड्थ को चेंज करते हैं तो जो चेंज करेंगे वो आपको यहाँ पर, जैसे आप कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए यहाँ पर पॉइंटर रखते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए वो दिखा देगा कि अब इसकी विड्थ कितनी हो गई, 23.43। जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते घटाएंगे तो वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो पॉइंटर को यहाँ रखिए और क्लिक करेंगे तो देखिए जो डिफॉल्ट विड्थ है वो यहीं पर आपको दिखाई दे रही है, 8.43 पॉइंट्स में आती है, और पिक्सल्स में अगर आप देखें तो 64 पिक्सल्स होती है। ऐसे ही रो की हाइट देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको 15 पॉइंट्स की आपको रो हाइट दिख रही है और 20 पिक्सल्स में वो होती है। ठीक है, और बताइए और कोई क्वेश्चन है?